Good afternoon, friends. Once again, good afternoon. Good afternoon, sir. This is one of the emerging and futuristic topic in the complete session of IPPS. Okay. So, ध्यान से सुनिए, समझिए और इसके ऊपर जितने आप सवाल पूछेंगे उतना आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा, because this is the next gen thing. Topic है water management, water audit and ESG. Anybody can tell me the full form of ESG, please? Governance. So environment, social and governance. Okay. So this is more like a presentation that जैसा हमने पहले के presentation में देखा कि it was more like subject, so it is more like objective. It is terminology wise and understanding the new subject. So water management. What is water management? We are all doing the water management in day-to-day life. So Earth has 4% of sweet water, and India has 4% of sweet water out of Earth and 80% of world population. तो हमको 80% of world population को अगर cater करना है तो 4% of जो water sweet water हमारे पास available है, तो उसको हमको बहुत इफिशिएंटली मैनेज करना पड़ेगा। इफिशिएंटली मैनेज करना पड़ेगा मतलब उसका जो वाटर का कैरेज सिस्टम है, पाइपिंग सिस्टम, ट्रीटमेंट सिस्टम इफिशिएंट बनाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इफिशिएंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और स्वीट वाटर पे जो लोड है, मतलब जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज पे जो लोड आता है वो हम कैसे कम कर पाए, ये हमको एक तरह से देखना। वाटर स्ट्रेस, दिस टर्मिनोलॉजी यू विल कीप हियरिंग लॉट ऑफ टाइम्स। समझ आ रहा है? चलिए हेलो। वाटर स्ट्रेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस वो होता है जब हम नॉर्मल रूटीन से हट के कुछ करें जो हमारे कैपेबिलिटी के बाहर है, उसको स्ट्रेस कहा जा सकता है एक तरह से। सो वाटर स्ट्रेस क्या है कि जो वाटर का ऑप्टिमम फंक्शन है, प्यास बुझाना, हाइजीन पर्पस के लिए अवेलेबल होना, ये अगर वाटर नहीं कर पाए तो वाटर स्ट्रेस में, वाटर इज स्ट्रेस, तो हमको वाटर स्ट्रेस से बचाना है। वाटर वी आर IPA fondly call everyone as a water warriors. All of you are warriors to conserve the water. So water stress is there. Why it is there? You all can see climate change हो रहा है, बारिश का पैटर्न चेंज हो रहा है, समर बढ़ रहा है, एयर कंडीशनिंग का यूज बढ़ रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वाटर पे अननेसेसरी स्ट्रेस आता है, जो हमको डाइल्यूट करना है या हमको उसको विथस्टैंड करना है। सो व्हाट आर द स्ट्रेस? स्ट्रेस कैन बी ऑन बोथ साइड। बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा काम या बिल्कुल भी काम नहीं, दोनों केसेस में स्ट्रेस होता है। एक आउट ऑफ बॉक्स एग्जांपल देता हूँ। जॉब जाते हैं हम लोग, काम पे जाते हैं, हमको पता है कि रात को 12 बजे तक बैठना है, तो भी स्ट्रेस है। और अगर पता है कि जाके तो कुछ ही काम नहीं है, 4 बार चाय पीना है, खाना खाना है, बात करनी है और निकलना है, ये भी स्ट्रेस है। क्योंकि अगर काम नहीं होगा तो हो सकता है फ्यूचर में पैसा भी नहीं आए। दोनों चीज़ें स्ट्रेसफुल है। वैसे ज़्यादा पानी भी स्ट्रेस है, कम पानी भी स्ट्रेस है। अगर आप 2005 का मुंबई फ्लड देखेंगे तो इट इज़ अगेन अ वाटर स्ट्रेस। काफ़ी सारा डेथ कैजुअलिटीज हुआ, तकलीफ हुआ लोगों को आने जाने में,
बट बहुत सारा पानी होने के बावजूद भी क्या लोग पानी पी पाए? नहीं। क्या लोग पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर पाए? नहीं करता। क्यों? क्योंकि ज़्यादा, इट इज एक्सेस। ठीक है। सो मुंबई आउटब्रेक, हेवी मानसून। अब हमने इसके पहले जो सेशन लिया था स्टॉर्म वाटर, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू ओवर डिजाइन कि हम लोग 100 mm पर आवर रेनफॉल लेते हैं, 200 mm पर आवर रेनफॉल लेते हैं। तो जो 2005 में की रेनफॉल हुआ था वो हुआ था 800 mm, बट कितने टाइम में हुआ था? 12 घंटे। सो नॉट इवन 100 mm पर आवर पीक रेनफॉल, 100 years पीक रेनफॉल, नॉट इवन 100 mm पर आवर। बट हम लोग का क्या टेंडेंसी होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ओवर डिजाइन करने का कोशिश करते हैं सो दैट फ्यूचर भी केटर हो पाए और कोई कंप्लेंट्स भी मिल जाए। ठीक है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक वाटर मैनेजमेंट, मुंबई आउटब्रेक। ड्यूरिंग द हेवी मानसून रेन्स द सिटी फेस severe flooding. Bihar outbreak, Bihar floods. The catastrophic floods in 2008 led to widespread contamination of drinking water sources. जब भी फ्लड आता है, आई थिंक केदारनाथ में फ्लड आया था 2-3 साल पहले, ह्यूज फ्लड। इसकी वजह से क्या होता है, फ्लड में जो भी बायोलॉजी देखिए वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती है, और जो बिकॉज दे शिफ्ट टू अनदर प्लेसेस, वहाँ के जो लोग हैं वो बायोलॉजी के लिए इम्यून नहीं रहे। हम अक्सर सुनते हैं कि पानी चेंज हो गया तो मेरा पेट खराब हो गया या मुझे जम नहीं रहा। When we go to outside, we tend to drink more बिस्लेरी वाटर और एनी प्यूरिफाइड वाटर। क्यों? क्योंकि हमको आदत नहीं है वहाँ के वाटर सोर्स के हिसाब से वाटर डाइजेस्ट कर। ठीक है। तो जो दूसरी जगह से फ्लड्स आते हैं, दे कैरी द बैक्टीरियल इम्प्यूरिटी एंड दे कंटामिनेट। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लड्स में क्या होता है, बहुत सारे डेथ कैजुअलिटीज भी होता है। तो वो जो डेथ कैजुअलिटीज ऑफ ह्यूमंस, कैटल्स एंड बर्ड्स, सो मेनी थिंग, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो बायोडिग्रेडेशन है वो पानी में ही रहता है, एंड इफ somebody drinks that water he has to face severe health hazard. So ऐसा कुछ होता है when the floods are there. बिहार में भी यही हुआ था। Impact on sustainability. अब what is the impact on sustainability? वाटर लाइफ बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है। इट इज जो सस्टेनेबल गोल्स है, 36 सस्टेनेबल गोल्स आर देयर अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें से पानी के 5-6 डिफरेंट फॉर्मेट्स। ठीक है। सो इट इज दैट इम्पोर्टेंट। तो सस्टेनेबल ग्रोथ होने के लिए अगर आपको इंडस्ट्री लाना है, अगर आपको कॉलोनी बसाना है, आपको कुछ भी करना है, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। ठीक है। सो क्वालिटी ऑफ वाटर अगर अच्छा हो तो आपको वो ट्रीटमेंट कम करना पड़ेगा, तो इट बिकम्स मोर सस्टेनेबल। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रीटेड वाटर है वो अच्छे से ट्रीट करके रिसोर्सेस में डालेंगे, नेचुरल रिसोर्स में, तो आपको जो डाउनस्ट्रीम में पानी मिलेगा वो अच्छा होगा। तो आपका क्या हो गया, आपका जो पोल्यूटेंट्स है वो कम होगा, तो इट बिकम्स मोर सस्टेनेबल इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑल्सो। Then United Nations also declared कि sanitation is a basic hygiene। जो ड्रेनेज है, अगर आप देखेंगे 30-40 साल पहले तो काफ़ी जगह पे ओपन ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। ठीक है। हम लोग अवॉइड करते थे ऐसी जगह जाना, ऐसी जगह घर लेना। तो यूएन का एक मिशन वो भी है कि क्लोज्ड ड्रेनेज, जिसकी वजह से काफ़ी सारे हेल्थ हैजर्ड इश्यूज है, एपिडेमिक्स है, वो कम हो जाते हैं। ठीक है। और इट बिकम्स मोर सस्टेनेबल लिविंग फॉर ह्यूमन। अगर डेंगू आउटब्रेक हो गया, व्हाई इट विल बी देयर, बिकॉज ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग। मॉस्किटो ब्रीडिंग कहाँ होगा? स्टैग्नेंट वाटर में, स्टैग्नेंट या ड्रेनेज वाटर में। तो इट इज बेटर टू हैव देम क्लोज कंड्यूट्स। सो इम्पैक्ट ऑन सस्टेनेबिलिटी। सो इफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट के फॉलोइंग ये पैरामीटर्स दिए हैं, आपको याद करने हैं, आपको एग्जाम में पूछ सकते। ठीक है। क्या क्राइटेरिया है? वाटर इफिशियंसी, वाटर सोर्स, वाटर क्वालिटी ट्रीटमेंट, पंपिंग, लो फ्लो फिक्सचर, रेन वाटर, वाटर डिमांड, वाटर बैलेंस, ये क्राइटेरिया थे। मैंने इसलिए पढ़ के बताया क्योंकि आगे की स्लाइड्स में ये डिटेल्स हैं, मैं आपको डिस्क्राइब करके भी बताऊँ।
सो व्हाट इज वाटर इफिशिएंसी? वाटर इफिशिएंसी इंडेक्स एक सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ है, एनुअल फ्रेश वाटर डिमांड डिवाइडेड बाय बिजनेस एक्टिविटी इंडिकेटर। आपका जितना भी वाटर डिमांड है बिजनेस का एक साल में, मान लो फॉर एग्जांपल 10 लाख लीटर ऑफ वाटर इज कंज्यूम्ड बाय दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी एंड डिवाइडेड बाय द बिल्ट अप एरिया ऑफ दिस फैसिलिटी। बिल्ट अप एरिया में सब कुछ आ गया, आपका कारपेट आ गया, आपकी वॉल्स आ गया, आपके मैकेनिकल प्लांट रूम्स आ गए, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरियाज आ गए, दैट इज कॉल्ड एज WEI। ये टर्म याद कर लीजिएगा, वाटर इफिशिएंसी इंडेक्स। So there is an indexation already done by the organization. I think Milind sir IPA का भी है ना? Yes. IPA also has WEI indexes. So under that बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स जो है, जैसे अभी आपने डिफरेंट ये CP सैनिटरी फिटिंग्स देखे अर्लियर सेशन में, they can get water this WEI indexation to whether they are efficient or not. Efficient means एक नल से पानी आना तय है, बट कितना पानी आना जरूरी है, जरूरी जितना है उससे अगर ज्यादा आ रहा है तो इनएफिशिएंट है, कम आ रहा है तो भी इनएफिशिएंट। अगर आपको हाथ धोने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर आना जरूरी है, लेट अस से दैट इज 3 LPM, और अगर नल से पानी और कम आए, मैन्युफैक्चरर ने और कम कर दिया कि मैं 2 LPM दूंगा, बट उससे इंटेंट जो है हाथ धोने का अगर वो सफाई नहीं हो रहा है, again it is not efficient. So there are efficiency criteria set by various organizations. IPA is one of them. It is very difficult task. I am sure that those who are very talented and at a very top level situation, I think Milind sir भी थे उस body में. So they are sitting there. Those who are very great academicians, experts, experienced people, वो ये set करते हैं कि gold standard क्या होगा, platinum standard क्या होगा, सिल्वर स्टैंडर्ड क्या होगा, इनएफिशिएंट क्या होगा। सो वाटर एफिशिएंसी इंडेक्स के बारे में हमने जाना WEI याद रखिए। सो एज आई सेड द फ्रेश वाटर डिमांड इज इक्वल टू टोटल वाटर माइनस रिक्लेम्ड वाटर। तो एज सिंपल एज दैट कि जितना भी आपका फ्रेश वाटर डिमांड है, आप घर है, घर के अंदर WC फ्लश है, फ्लश के लिए अगर आप 135 लीटर्स में से 45 लीटर्स जो है वो आप ट्रीटेड वाटर यूज करते हैं, तो आपका स्ट्रेस भी कम हो गया वाटर के ऊपर एंड इट बिकम्स मोर इफिशिएंट वाटर सिस्टम। ओके, एंड हाउ यू कैलकुलेट द इफिशिएंसी? बाय दिस फॉर्मूला, जितना डिमांड है उतना डिमांड, टोटल वाटर डिमांड माइनस रिक्लेम्ड और ट्रीटेड और एनी काइंड ऑफ वाटर व्हिच यू कैन यूटिलाइज। Then there are formulas, please go through it. Okay, try to solve the examples. I am sure there will be examples set on the IPA homepage. Source of water. Okay, so as we discussed in earlier water supply system training session also, the source of water can be well है, ट्यूबवेल है, pond है, rivers है, harvested is also rainwater harvesting is also one of a kind of a source, because you harvest the water in the rainy season and you extract that water in summer or maybe winter season. So these are the then bottom tanker water and desalination plant. Desalination plant के लिए हम लोग ने डिस्कस किया था, कहाँ लगाते हैं desalination plants, कहाँ लगाते हैं? Salty water. So मिडिल ईस्टर्न कंट्री जहाँ पे स्वीट वाटर सोर्सेस ही अवेलेबल नहीं है, they have to spend huge amount to treat the water to make it drinkable, potable. Okay, so whenever you are flying to such countries, it is your duty, although you will go there and stay in the 5-star hotel, it doesn't mean that you have right to waste the water, minimize the water expenditure. Okay, even if you feel that that thing should not come to our country, it is your duty that you should be very vigilant about the water expenses. तो ये बहुत सारे टाइप ऑफ सोर्सेस है वाटर की। वाटर क्वालिटी एंड ट्रीटमेंट, वाटर क्वालिटी के अगर आप IS 10200 में जाएंगे, 10500 में जाएंगे, तो मे बी वहाँ पे आपको 200 से 300 क्राइटेरियाज मिल सकते हैं ट्रीटेड वाटर।
लेकिन 5 मेन क्राइटेरियाज है जो सब लोग यूज करते हैं, जो आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है। दैट इज TDS, TSS, pH, BOD and COD. TDS is dissolved solids, TSS is suspended solids, pH is the indicator of alkalinity and acidity, BOD is biological oxygen demand, COD is chemical oxygen demand. BOD at 5 days because biology is time to develop. So TDS and TSS, इसका एक एग्जांपल डिफरेंशिएट बता देता हूँ। डिसॉल्व्ड सॉलिड्स होता है हमारा सॉल्ट, पानी में आप नमक घोलेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, दैट इज कॉल्ड एज डिसॉल्व्ड। एंड एक होता है TSS, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स काउंट। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स जो है वो आप एलम वगैरह कोएगुलेट यूज करके निकाल सकते हैं, जैसा हमने पहले सेशन में देखा। सो बाय यूज ऑफ कोएगुलेशन आप सस्पेंडेड सॉलिड्स निकाल सकते हैं। बट डिसॉल्व सॉलिड्स जो समंदर के पानी में जो सॉल्ट्स होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं, वो आपको आंखों से दिखते नहीं, आप फिल्ट्रेशन करके नहीं निकाल सकते, स्टैंडर्ड फिल्ट्रेशन। उसके लिए फिर आपको लगता है RO फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो पोलियो का बैक्टीरिया 0.04 माइक्रोन इज कंसिडर्ड एज अ क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया तक का अगर फिल्ट्रेशन हो जाता है तो sufficient amount of dissolved solids are also considered as removed. Okay. पोलियो बैक्टीरिया पीने से कुछ होता नहीं है आज की डेट में, एवरीबडी हैज टेकन द पोलियो डोसेस, बट दैट इज द इंडिकेटर। मतलब आपको ये चीज याद रहनी चाहिए, इसलिए मैंने बताया। सो वाटर क्वालिटी एंड ट्रीटमेंट, एंड देन देयर आर, एज आई सेड इन अर्लियर सेशंस आल्सो, कि CPHEO manuals are there, governing authority is there, they publish the criteria. IS 10500 publish the criteria, 2012 they have published के क्या क्राइटेरिया होने चाहिए ड्रिंकिंग क्वालिटी के लिए। ये जो मैंने 5 बताए आपको, इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया है। जैसे E. coli का एक क्राइटेरिया है जो पानी में एकदम एब्सेंट रहना चाहिए, ठीक है। E. coli आता है ह्यूमन वेस्ट से, जो पानी में जाके मिलता है। अगर आपका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है तो आपको E. coli आएगा, you can have a sudden death also. So there are several criteria. Please go through it once. At least in lifetime you will remember that okay, these many criteria I have gone through. Pumping system and metering. So pumps are the, अगर मैं definition वाइज जाऊँ, I like definitions a lot. तो अगर मैं definition की बात करूँ तो pump is a device, electromechanical device which converts the electrical energy into hydraulic energy. Fluid mechanics सबने पढ़ा है, सब भूल गए। So we should know the basics. ये basics आप जितने याद करेंगे ना, आपको फ्यूचर में उतना फायदा होगा। So जनरली पंप का efficiency जो है 60-70% के बीच में वैरी करता है। There are companies which gives you the efficiency guarantee over the years. For example, अगर उन्होंने आपको पंप बेचते और कहा कि ये पंप का efficiency 70% है, मतलब 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेने के बाद जो हाइड्रोलिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है ड्यू टू लॉसेस इन द शाफ्ट, मोटर, वाइंडिंग, रोटेशन एंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ हीट एंड एवरीथिंग, it is only giving you the performance of 60% or 70%. 30% it is getting lost. Newton principle and all, you know that. So pumps are there with high efficiency need to be used. पंप के जो मोटर्स होते हैं IE3, IE4, अभी IE5 is a recent currently अभी IE5 यूज करते हैं। इससे क्या होता है, जो लॉसेस है वो कम होते हैं, आपका पंप ज़्यादा इफिशिएंट रहता है, ज़्यादा टाइम चलता है। Then for submersible pump, I2 motors can be used. There is a table here. So domestic pumps जो है, they run at a 60% efficiency. Wastewater pump because they have solid handling. We discussed ना storm water के, storm water has suspended solid. अब मैं ऐसा पंप तो लगा ही नहीं सकता जो नॉर्मल या ड्रिंकिंग वाटर के लिए है,
बिकॉज अगर सस्पेंडेड सॉलिड्स है, रेत है, मिट्टी है, पत्ते हैं, फूल है, वो अगर आएंगे और अगर वो आगे नहीं जा पाएंगे मोटर से, तो मेरा मोटर तो 5-5 मिनट पे चोकअप हो जाएगा, ठीक है। इन दैट केस इट शुड हैव अ सॉलिड हैंडलिंग कैपेसिटी। सो यहाँ पे दिया हुआ है 10 to 20 mm साइज वेस्ट वाटर पंप। स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए 30-40 mm हम लोग जनरली लेते हैं। देन सीवेज पंप सॉलिड हैंडलिंग 40 to 50 जो सीवेज में आता है। दिस इज कॉल्ड एज कटर पंप ऑल्सो, ओके। कटर पंप जो सीवेज में आता है, दे कट, इमल्सिफाई एंड देन दे लिफ्ट। उसका एफिशिएंसी कितना होता है? 45%। व्हाई? बिकॉज द एनर्जी इज ऑल्सो वेस्टेड इन कटिंग और हैंडलिंग दैट सॉलिड। Water has density how much? 1000 what unit? 1000 liter per kg. So water is a universal benchmark. 1 लीटर दूध का वजन 1 किलो से ज्यादा होगा। Why? दूध का डेंसिटी जो है वो पानी से ज्यादा है, बट 1 लीटर पेट्रोल का वजन 1 किलो से कम होगा कि ज्यादा होगा? Why? पेट्रोल का डेंसिटी। So because सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा है, इट इज नॉट एबल टू परफॉर्म विथ 60% एफिशिएंसी। मोटर वही है, पंप वही है, सब कुछ सेम है जैसे नॉर्मल वाटर का है। ओनली द सॉलिड हैंडलिंग कैपेसिटी इज एडेड, हेंस द एफिशिएंसी इज डिग्रेडेड। Metering, we all know everything has to be metered. Earlier there used to be normal meters, जहाँ से एनालॉग मीटर जिसको हम बोलते हैं, पानी आता है, रोटर घूमता है और हमको फ्लो मिलता है। नाउ देयर आर IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डिजिटल मीटर्स आते हैं। पानी जाएगा, आपको आपके मोबाइल के ऐप में मिलेगा आपने कितना पानी यूज किया, ओके। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड V-God which was pioneering in manufacturer of digital meters. Now there are several. So जितना पानी आप यूज करते हो, आपको एग्जैक्टली मोबाइल के ऊपर रीडिंग आएगा कि आपने इतना पानी यूज किया है, आप कितना कर रहे हो वो भी आएगा। आपने पिछले महीने कितने किया था, पिछले साल कितने किया था, वो भी आता। एंड एज नासिक सिटी विल डेवलप मोर, बहुत सारे अपार्टमेंट छोटे जगह में आएंगे। मे भी 25 माले की बिल्डिंग में हो सकता है 100 अपार्टमेंट हो, 150 हो, 200 हो, ठीक है। इन दैट केस सोसाइटी यूजुअली हैव क्राइसिस ड्यू टू वाटर। तुमने ज़्यादा यूज़ किया, मैंने कम किया, तुम्हारे घर का नल चालू रह गया, पानी बह गया सब सोसाइटी का, दिन भर हमको पानी नहीं मिला। तो ये डिजिटल एवोल्यूशन का वो भी एक एडवांटेज है कि सेंट्रली आपको एक पॉपअप SMS अलर्ट मिलेगा कि बॉस किसी के घर में तो वाटर का नल चालू रह गया है, कोई गाँव गया है या बाहर गया है और उसके घर में क्यों certain amount of water is flown for certain period of time, ठीक है। तो वो अपने आप इंडिकेटर देगा कि भाई इतना तो पानी को यूज हुआ। एक बकेट जो होता है कितने लीटर का होता है? 20 लीटर का, अप्रोक्सीमेटली 20 लीटर। तो अगर 100 लीटर पानी गया, इसका मतलब क्या है कि नल चालू है, कोई बंद नहीं था, मतलब घर में कोई नहीं, तो वो इंडिकेटर देगा जो कि सेंट्रल सिस्टम है, उसको सिक्योरिटी वाले को वो जाके वहाँ से टैप बंद करेगा या सो नाउअडेज डिजिटल मीटर्स आर जो बहुत सारे टाइप्स आते हैं डिजिटल मीटर में। रोटर्स आते हैं, रोटर्स के थ्रू ये होता है, EMF होता है, उससे भी वाटर मेजर कर सकते हैं। इसमें ये टेक्नोलॉजी में अभी एक लैक्यूना ये है कि अगर पाइप रनिंग हाफ है, जैसे पानी जाता है या स्टार्ट में आता है, तो क्या होता है पाइप फुल नहीं भरता, these meters cannot take the heat, वो भी हो धीरे धीरे वो भी। लो फ्लो फिक्सर्स हमने पहले सेशन में देखा कि फ्लश टैंक 3 लीटर एंड 6 लीटर, उसका 2.4 लीटर और 5.6 लीटर का फ्लश टैंक हम लोग ले सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ लो फिक्सचर ड्राइव। सो हियर वी कैन सी दैट ये 6 लीटर का फ्लश है, 4.8 का है, एंड 4 लीटर का फ्लश होगा तो 3 स्टार रेटिंग मिलेगा, 4.8 का होगा तो 2 स्टार रेटिंग मिलेगा, 6 का होगा तो 1 स्टार। ये क्या है? WEI। क्या है WEI? वाटर एफिशिएंसी
index which is made by IPA for various fixtures. वैसा हर एक फिक्सचर्स के लिए है, यूरिनल के लिए है, वॉश बेसिन के लिए होगा, सिंक है, फॉसेट है, हैंडहेल्ड शावर है, नॉर्मल शावर है, बहुत सारा। एज ए एक्सपीरियंस आई विल टेल यू कि शावर का जो फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप प्लम्बिंग सिस्टम जब डिजाइन करके देते हो और BOQ देते हो तो आपको स्पेसिफिकली ये लिखना है कि जो शावर रोज होता है इट हैज़ टू बी वाटर एफिशिएंट प्रोडक्ट, अदरवाइज आपके सिस्टम में कंजम्पशन ज़्यादा होता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रिक्लेमेशन, सो who decides? There is a pollution control board in every state and there is a central one which is MOE, Ministry of Environment and Forest. So महाराष्ट्र में कौन सा कंट्रोल बोर्ड है? महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, MPCB is very much important. They decide आपका ट्रीटमेंट प्लांट कैसा होना चाहिए, the effluent going जो आप कर रहे हो उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र डिसाइड्स कि कैसे कितना फिल्ट्रेशन, कितने डिसइंफेक्टेंट बेस्ड ऑन कितने लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वाटर, उसके ऊपर से वो डिसाइड करते हैं। And as I said, as on date, as per MOF guideline and even MPCB guideline, 100% water, waste water has to be treated and then thrown out. एक तो यूटिलाइज करो, अगर बाहर भी फेंकना है तो STP के जरिए उसको ट्रीट करके ही फेंकना है। ओके, अगर आप ग्रीन बिल्डिंग क्राइटेरियाज में जाते हैं जैसे IGBC है, USGBC है, GRIHA है, जेम है, वो लोग बोलते हैं 50% करोगे तो 1 पॉइंट मिलेगा, 75% ट्रीट करोगे सीवेज तो 2 पॉइंट मिलेंगे, 95% करोगे तो 3 पॉइंट मिलेंगे। बट स्टेट का लॉ क्या कहता है? 100% हैज टू बी ट्रीट, यू कैन नॉट ट्रीट पार्शियल। Nowadays this is very much being done, grey water and black water. So whatever comes out of WC is called as black water and other than WC it is grey. अब क्या होता है कि मैं अगर ग्रे और ब्लैक एक साथ में ट्रीट करूँ तो मैं दोनों के इमल्सिफाइंग इफेक्ट को ट्रीट कर रहा हूँ, तो मेरा ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो इकोनॉमिकल नहीं है। अगर मैं सिर्फ ग्रे वाटर को ट्रीट करूँ अलग से तो मेरा प्रोसेस इकोनॉमिकल होगा, और मैं अगर ब्लैक वाटर को सेपरेटली ट्रीट करूँ तो वो इकोनॉमिकल भी होगा। ओके, मे भी इकोनॉमिकल होगा, मे भी इफिशिएंट भी होगा। दोनों को साथ करके मैं ट्रीट कर रहा हूँ तो इफिशिएंट शायद नहीं है, बट अलग करके करूँगा तो इफिशिएंट भी होगा, इकोनॉमिक भी होगा। और मुझे पता है कि ये ब्लैक वाटर का ट्रीटमेंट है, शायद मैं उसको ड्रेन ऑफ कर दूँ और जो ग्रे वाटर का ट्रीटेड वाटर है वो मैं लैंडस्केप के लिए यूज करूँ एंड WC फ्लश के लिए भी यूज करूँ। इट हेल्प्स इन दैट। एंड अगर आप MOF के गाइडलाइन देखेंगे, बहुत सारे वर्डिक्स देखेंगे तो उन्होंने क्लियर बोला है कि जो आपको सीवेज का इनलेट पाइप आता है उसके ऊपर आपको एक IoT डिवाइस बिठाना है जिसमें डिजिटल एक्सेस MOF अथॉरिटी को भी देना है, आपको भी मॉनिटर करना है कि कितना वॉल्यूम ऑफ सीवेज आया, कितना ट्रीट होके बाहर गया। तो बाहर भी आपको एक IoT फ्लो मीटर बिठाना है जो आपको बताएगा इतना इनफ्लो आया था, इतना आउटफ्लो है। इट मीन्स यू हैव नॉट टैम्पर्ड द सिस्टम, मतलब आपको ज़्यादा सीवेज आ रहा है, बाहर फेंक रहे हो और थोड़ा सा ट्रीट कर रहे हो, दे आर नॉट अलाउड। इन फैक्ट देयर आर नाउअडेज सेंसर्स इंस्टॉल्ड which senses the water quality and that is also transferred to the authorities के इनका BOD, COD, TSS, TDS, pH कितना है। Okay, so authorities are not particular about it. So as I said, this monitoring is there. Rainwater harvesting, we covered this. There are norms laid down by state government, central government, PWD, CPWD, CPHHU manual. There are different of norms for different areas. Somebody says 50% of water need to be stored, rainwater, of 2 days. Somebody says you have to harvest if the areas like I would say Jalgaon,
Julia side where the rainfall is less, but water demand is more. Also, the natural resources like rivers are also dried up. Over there might, the authority may say, okay, you are building something, but please go for the harvestage 100%. So you have to design it accordingly. Water demand. So we discussed in the water supply section that 135 liters of water for domestic, then what is for the offices, what is for the commercial spaces, the airports, hospitals, hotels and all. So it is detailed given in the NBC with the criteria that what is the domestic demand, flushing demand and per person demand. So you can calculate only population. After that you have to multiply it by domestic, you get domestic requirement, flushing you get flushing requirement. Accordingly you can do the storage. So that is given in the NBC various sections. We also saw the probable simultaneous demand, which you asked the question that what if, how many fixtures will operate at same time. So in the part 9 water supply section, detailed the tables are there which tells you about how to calculate the demand. Now water balance. So if you have any time attended the MOEF meetings, they ask you to prepare two charts, dry season chart and wet season chart. What is the difference? In dry season, you will require irrigation water also, but in wet season you may not require. Means in rainy season you may not irrigate your landscape. Okay, so wet season that is called as water balance. What is balance? What is my demand? How much I am treating? How much I am throwing out? And how much I am utilizing? It is given in the slides also. So municipal source, how much you are getting, other source, how much you are getting, you are fulfilling your domestic demand. Then domestic demand, flushing demand, landscape requirement, which goes to sewage treatment. Then treated water is also used for flushing requirement. Then flushing, this treated water can also use for the air conditioning purpose. So wherever there is no commercial building, air conditioning is a huge requirement. Second, as a country, we are not usually going for the centralized air conditioning system. Air conditioning system requires huge water requirement for the cooling towers. But नाशिक मध्ये आहेत कसं सेंट्रलाइज एअर कंडिशनिंग सिस्टम एक खास या सो तिथे काय होतं कूलिंग टावर्स असतात आणि यू कॅन सीसी हॉस्पिटल में लगाया सर नहीं सीसी अशोका हॉस्पिटल में लगाया हां सो या हॉस्पिटल होटल्स वहां लग सकता है सो देयर आपका जो ट्रीटेड वाटर है वो यूटिलाइज ओके बट रेजिडेंशियल में आपका ट्रीटेड वाटर जो है वो फ्लशिंग के लिए ही यूज होगा और इरिगेशन के लिए यूज होगा, बाकी तो हमको थ्रो करना पड़ता है. सो दिस इज द वाटर बैलेंस. हाउ मच इज द सरप्लस सीवेज एंड वाटर. दिस इज मानसून, दिस इज ड्राई सीजन, तो समर सीजन के लिए. दैट्स व्हाई इरिगेशन डिमांड यहाँ पे 0 लिया है. Whereas ये वेट सीजन के लिए है, सॉरी यहाँ पे लैंडस्केप एरिया डिमांड एज इट इज ड्राई सीजन देयर विल बी लैंडस्केप रिक्वायरमेंट. ड्राई सीजन में हम लोग इरिगेशन करेंगे, वेयरएज वेट सीजन में हम लोग इरिगेशन लैंडस्केप इरिगेशन नहीं करेंगे. ओके, आपका कमर्शियल रिक्वायरमेंट जैसे एयर कंडीशनिंग का है वो भी कम हो जाता है काफ़ी हद तक बिकॉज ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है. तो ये दो वाटर बैलेंस चार्ट से जो बनाने पड़ते हैं. वाटर ऑडिट. नाउ ऑडिट इज व्हाट, हम लोग अकाउंटिंग का ऑडिट कर लेते हैं, सैलरी का ऑडिट कर लेते हैं, ठीक है, कितना रिफंड आ रहा है, टैक्स रिफंड, वो सब करते हैं. सिमिलरली देयर इज अ वाटर ऑडिट. ऑडिट में क्या होगा, सिंपल है, आपका डिमांड कितना है, आपका खर्चा कितना है और उसका तालमेल लगाना, इसको कहेंगे ऑडिट. आपका डिमांड है X, आप कैसे फुलफिल करते हो वो भी ऑडिट में आएगा. आपके जो इनकम सोर्सेज है, जैसे आपके इनकम टैक्स, इसमें आपके इनकम सोर्सेज, जैसे आपने सैलरी से कितना आया,
कुछ आपने काम किया, प्रोडक्ट बेचा, उससे कितना आया। तो आपके अलग अलग इनकम्स लिखे जाते हैं। वैसे वाटर में भी लिखे जाएंगे कि आपने ट्रीटेड सोर्सेज से कितना लिया, नेचुरल सोर्सेज से कितना लिया, म्यूनिसिपैलिटी से कितना लिया। और खर्च करते वक्त भी आपने कैसे किया, आपने डोमेस्टिक में ड्रिंकिंग पे कितना खर्चा किया, एयर कंडीशनिंग पे कितना खर्चा किया, फ्लशिंग पे कितना खर्चा किया, इरिगेशन पे कितना खर्चा किया। इसका जो तालमेल है उसको कहेंगे वाटर ऑडिट। इट इज गिवन विद द फॉर्मूला। ऑल्सो इसमें ये भी देखा जाएगा कि आपका सिस्टम जो है वो भी इफिशिएंट है कि नहीं, कहीं लीकेज हो रहा है या कहीं पे कोई चोरी कर रहा है, ये भी वाटर ऑडिट में आएगा। हाउ टू कंडक्ट द वाटर ऑडिट। अब वाटर ऑडिट कंडक्ट करने के लिए दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। ये आपको पहले प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना है, कॉन्टैक्ट पर्सन एस्टेब्लिश करना है, वेरियस सोर्सेज एस्टेब्लिश कर रहे हैं, डिस्कशन विद द फैसिलिटी मैनेजर कि कितना खर्चा हो रहा है, ही कैन ओनली टेल यू। टिपिकल सर्वेस आपको कंडक्ट करने पड़ेंगे। लोकेशन ऑफ बिल्डिंग, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये भी आपको जानना पड़ेगा। जनरली आपको वाटर ऑडिट नासिक में करेंगे, वो जयपुर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि जयपुर इज ए वाटर स्केर्स एरिया, नासिक इज ए वाटर रिच एरिया। वहाँ पे इवेपोरेशन लॉसेस बहुत ज़्यादा है, अपने यहाँ पे इवेपोरेशन लॉसेस नहीं है, कम है। सो जैसे मैंने अभी आपको लिस्ट आउट किया कि आपके खर्चे कौन से हैं पानी के, किस तरह से आएंगे, तो आपको लिस्ट आउट करना है अलग अलग फैसिलिटीज, अलग अलग टेबल्स, तो आपको वाटर ऑडिट उसका बनाना है। तो वाटर ऑडिट इज इसलिए मैंने कहा था स्टार्ट में कि आप इस टॉपिक पे ज़रा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इट्स अ फ्यूचरिस्टिक टॉपिक। वाटर ऑडिट इज नॉट दैट पॉपुलर इन आवर कंट्री, ओके। सो इट इज द नेक्स्ट ब्रांच विच माइट गेट फ्लरिश्ड maybe in the consultancy business or in the contracting also. So water balance हमने देखा, कैलकुलेशन कैसे करने हैं, हाउ मच फ्रेश वाटर आपको कितना ज़रूरी है, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन 135 लीटर्स आपने फ्रेश वाटर डिमांड किया, एयर कंडीशनिंग डिमांड निकाला, इरिगेशन डिमांड निकाला, खर्चा आपने निकाला कि ह्यूमन कंजम्पशन कितना होगा, फ्लशिंग कंजम्पशन कितना होगा, और उसका बैलेंस बनाना, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज वाटर बैलेंस। These are the simple different type of water balance diagram. पहले भी हमने एक देखा जो एक्सेल शीट का एक्सट्रैक्ट था, तो हम लोग एक्सेल शीट में एज ए कंसल्टेंट कैलकुलेट करते हैं कि कितना आएगा, एंड देन व्हेन प्रेजेंटिंग इट यू कैन प्रेजेंट द बैलेंस इन दिस फॉर्मेट आल्सो। सर्टिफिकेशन, देयर आर सेवरल सर्टिफिकेशन बॉडीज। सो क्राइटेरिया फॉर सर्टिफिकेशन, WA सेक्टरल वाटर कंजम्पशन। सो वाटर एफिशिएंसी जो है, ठीक है, वाटर एफिशिएंसी इंडेक्स के ऊपर आप सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। जैसे आप हमने देखा स्टार्ट में कि अगर आप 6 लीटर में 6 लीटर का फ्लश है, अगर 4 लीटर का 4.8 करते हो तो आपको गोल्ड मिलेगा। अगर आप 4 लीटर कंज्यूम करते हो आउट ऑफ 6 तो आपको प्लैटिनम सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग सर्टिफिकेशन आपको मिलेंगे वाटर एफिशिएंसी इंडेक्स के ऊपर कि नॉर्मल फंक्शन कंजम्पशन कितना है और रिड्यूस्ड कंजम्पशन कितना है विदाउट चेंजिंग द यूजर फंक्शनैलिटी। मुझे अगर हाथ धोना है तो हाथ धोने के लिए मुझे सफिशिएंट पानी आना चाहिए। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि अरे मैंने तो 1 लीटर पर मिनट का फिक्सचर बना दिया है लेकिन मेरे को तो हाथ धोने को नहीं जाऊँगा, तो उसको WA में एंट्री नहीं मिलेगा। ESG अगेन जैसे वाटर ऑडिट एक टॉपिक था, वैसे ESG इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन होल वर्ल्ड। तो एनवायरमेंट, सोशल गवर्नेंस। तो की एरियाज क्या है, जैसे एक कार्बन एमिशन होता है, ठीक है, वैसे एक वाटर एमिशन का भी क्राइटेरिया है। कार्बन क्रेडिट का क्राइटेरिया है, वाटर क्रेडिट का भी क्राइटेरिया है। अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट पॉपुलर क्योंकि हम ही सीरियस नहीं हैं। हम अगर सीरियस हो जाएंगे, वाटर क्रेडिट ट्रांसफर करेंगे तो इट विल बी एडवांटेज। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जैसे बड़े कंट्रीज होती है उनका कंजम्पशन ज़्यादा होता है, ठीक है, उनका पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट होता है, तो वो क्या करते हैं, द कंट्रीज
like Burma and all, those who are carbon positive, कि वहाँ पे इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, तो उनका कार्बन पॉजिटिव है, तो वो क्या करती है, बड़ी कंट्रीज छोटी कंट्रीज से कार्बन क्रेडिट खरीदती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेचर को पोल्यूट किया एंड ये कंट्रीज जो है वो नेचर को सस्टेन कर रहे हैं इनकी वजह से, तो वो पैसा सस्टेनेबिलिटी में और खर्चा करे, इसलिए उनको वो पैसा मिलता है। दैट इज व्हेयर दिस ट्रेड ऑफ कॉन्सेप्ट केम इनटू पिक्चर। सिमिलरली जैसे वाटर क्रेडिट है, अगर दो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, एक प्रोजेक्ट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, एक प्रोजेक्ट में नहीं है, तो जिसके पास नहीं है वो तो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहा, तो उसको कुछ एक पेनल्टी या एक कुछ चार्जेस उसके ऊपर इम्पोज करेंगे, और जो ट्रीट कर रहा है उसको देंगे। तो क्या होगा, जो ट्रीट कर रहा है उसका मोटिवेशन बढ़ेगा कि मैं ट्रीट कर रहा हूँ, मैं शायद रेन वाटर हार्वेस्टिंग में लगा दूँ, बिकॉज आई एम गेटिंग मोर मनी, मोर रेवेन्यू बिकॉज ऑफ दिस वाटर क्रेडिट्स। तो दिस आर द बेसिस, ESG is the basis of in this term. ESG has a very big meaning, ESG has a very widespread reach. हम लोग का जो फोकस है वो इस तरफ। So we were looking at this environmental, social and governance. So key areas. ESG, why came into picture? Because of the climate impact. All the countries, we are burning the coal, generating the power, generating the heat, we are corrupting our whole mother earth. So इसको एक नॉर्मल सिचुएशन में लाने के लिए एटलीस्ट जो बिजनेसेस ये सब प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके ऊपर एक अंकुश लाने के लिए जो सिस्टम क्रिएट किया जाए उसको बोलते हैं ESG। ESG के बहुत सारे कंसल्टेंट्स होते हैं, उनके बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं, वाइड स्प्रेड पॉइंटर्स होते हैं, और वो कितने इम्प्लीमेंट करने हैं ये वो डिसाइड करते हैं। हम लोग वाटर के एंगल से की एरिया फर्स्ट इज क्लाइमेट चेंज एंड कार्बन एमिशन। सो कोई भी कंपनी है उसका कार्बन फुटप्रिंटिंग कितना है वो एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट करता है। सो कार्बन ये करते हैं। एनर्जी इफिशिएंसी, वी डिस्कस्ड अबाउट द पंप इफिशिएंसी, हर चीज में इफिशिएंसी होती है। वाटर इफिशिएंसी, इफिशिएंट प्रोडक्ट की सो, ठीक है, अगर आपका टैप है वो पानी कम कंज्यूम कर रहा है तो आपको लिफ्ट कम, वाटर लिफ्टिंग कम करना है, आपका पावर रिक्वायरमेंट कम होगा, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट, कैसे आप आपका वेस्ट मैनेज कर रहे हो, आप OWC यूज़ कर रहे हो, आप OWC में भी कौन सा OWC यूज़ कर रहे हो, खाली आप हीट करके बाहर निकाल रहे हो या हीट करके 7 days क्यूरिंग कर रहे हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप आपका वेस्ट कैसे मैनेज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया। वाटर यूज, आप इफिशिएंटली वाटर यूज करिए, दैट इज वन ऑफ द गोल इन द एनवायरमेंटल। बायोडाइवर्सिटी, so different type of conservation of effort, sustainable land use practices and initiative to protect biodiversity. फॉर एग्जाम्पल मुंबई में फ्लेमिंगो जोन, उसके अगर 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर आपका प्रोजेक्ट आ रहा है तो यू हैव टू टेक सर्टेन अप्रूवल्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि दे हैव टू कंजर्व दैट फ्लेमिंगो एरिया, ओके, दे विल टेक सम मनी फ्रॉम यू एंड दे विल यूज इट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फ्लेमिंगो जोन। So water credits, we discussed about water credits. Water credits क्या है? तो वाटर क्रेडिट एक ऐसा क्रेडिट है जो जनरेट होता है आपके इफिशिएंट प्रोडक्ट यूज करने की वजह से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि 1000 लीटर पानी आपने सेव किया तो मैं आपको 1 वाटर क्रेडिट दूंगा, ओके। तो जो आपका WC का फ्लश है वो अगर एक बार में 6 की जगह पे 5 लीटर फ्लश करता है तो एक फ्लश में 1 लीटर सेव हुआ। अगर आपने साल भर में 1000 लीटर वाटर सेव किया, बिकॉज आपको खर्चा करना पड़ेगा, वाटर इफिशिएंट मिक्सचर्स आर एक्सपेंसिव, तो मैं आपको एक वाटर क्रेडिट दूंगा। और शायद से नया फिक्सचर जब आप खरीदेंगे उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, जैसे कार्स के ऊपर होता है। जब आप कार खरीदने जाते हैं तो दीज ऑल इलेक्ट्रिक कार्स आर सब्सिडाइज्ड। प्रिंट है, मैं आपको इसके ऊपर से बता देता हूँ। शुरू हुई, हाँ
सो नेक्स्ट पॉइंट था कि वाटर क्रेडिट का जरूरत क्या है। वाटर क्रेडिट का जरूरत ही ये है कि हमको वाटर कंजर्व करना है, ठीक है। देन व्हाट आर द टाइप ऑफ क्रेडिट इन द वाटर क्रेडिट। तो फर्स्ट इज वाटर इफिशिएंसी क्रेडिट। आप इफिशिएंट प्रोडक्ट यूज करेंगे आपको क्रेडिट मिलेगा। वाटर रिस्टोरेशन क्रेडिट, अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज करते हैं, आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यूज करते हैं, तो आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। पुढे जाऊया। हाँ, नहीं सर्वे एकदम शेवटी आहे। नेक्स्ट सॉरी, so we are discussing this. एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस में हमने डिस्कशन चालू किया था एंड टाइप ऑफ क्रेडिट्स वी आर डिस्कसिंग। सो वी आर डिस्कसिंग वाटर एफिशिएंट क्रेडिट, वाटर रिस्टोरेशन क्रेडिट्स, देन क्रिएशन एंड वेरिफिकेशन। सो वेरीफाई करना भी बहुत जरूरी है। आपने कह दिया कि हमने प्रोजेक्ट डाला है जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया है, जिसमें 50% रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, नहीं, देयर हैज टू बी सर्टिफाइड ऑडिटर who will come, inspect, audit, do the testings, and he will say that your project is water positive or water negative, and it is applicable for water credits or not. So these things like pricing, benefits, they vary because there is no much awareness. The awareness will come eventually, okay, and once everybody will start practicing it, the water credits will get trade off with the water scarce areas, and it will provoke the users to use the water more efficiently. Challenges and criticism, measurement and verification, ठीक है। मैंने कहा 1000 लीटर के लिए मैं आपको एक क्रेडिट दूंगा, ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने कहा कि नहीं हम तो 5000 लीटर के लिए देंगे, यूरोपियन ने कहा नहीं हम तो 500 लीटर के लिए भी देंगे, अमेरिकन कंपनी ने कहा कि नहीं हम तो 10,000 लीटर के लिए क्रेडिट देंगे। सो इट विल वैरी। सो इसलिए क्या इशू है कि मेजरमेंट एंड वेरिफिकेशन इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग एज ऑन डेट। इट इज गेटिंग सॉर्टेड आउट बट इट विल टेक सम टाइम। देन मार्केट डेवलपमेंट, कौन से मार्केट में कैसे क्रेडिट करना है। नासिक में वाटर कंजर्व करना बहुत ईजी है, जयपुर में वाटर कंजर्व करना बहुत मुश्किल है। लोग पानी कॉन्शियसली यूज करते हैं वहाँ, दे डोंट वेस्ट द वाटर, दे डोंट इरिगेट देयर लैंडस्केप बेवड़ी ना बने। वो लोग पानी का पाइप लेके गाड़ियाँ रोज नहीं धोते, हम लोग रोज धोते, ठीक है। सो एप्लीकेबिलिटी एरियाज विल डिफर। देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, नाउ वी आर लाइक अ कंट्री ऑफ सेवरल स्टेट्स, तो हर स्टेट का अपना एक अलग वाटर क्रेडिट मेथड होगा। ग्लोबल इनिशिएटिव्स आर देयर in relation to green credits also, water credits are now get trade off. So this is the thing I would say, and Milind sir will also agree कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम कंजर्व कितना करते हैं। मैं आपको एक प्रोजेक्ट का एग्जांपल देता हूँ। हम लोग ने 1000 एकड़ का टाउनशिप डिज़ाइन किया, एग्जीक्यूशन चालू हुआ, वन फाइन डे वन पर्सन के, एंड ही सेज टू द डेवलपर कि मैं आपका मान लो 50 साल का पूरा जो वेस्ट है वो खरीदना चाहते हैं। कैन यू इमेजिन, और ये 10-12 साल पहले की बात है। आज हम लोग वाटर कंजर्वेशन पे इतनी बात करते हैं, 10-12 साल पहले एक एजेंसी आई जिसने ये बोला कि हम 50 साल के लिए आपका सीवेज खरीद लेंगे। सो कितना विजन है लोगों में कि इतना वाटर स्कैर्सिटी होने वाला है, ठीक है, कि ही इज गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट, अदरवाइज कौन क्यों खरीदे। सो द थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रेव, प्लीज बी विजिलेंट। ये सब चीज़ों को बहुत सीरियसली लेना हमको बहुत जरूरी है। सो दिस इज द ESG related to water. ESG is a very big topic, and I would say please start to practice it as much as possible. The other fraternity who spending, जो खर्चा कर रहे हैं उनको लगेगा कि ये खर्चा मेरा वर्थ नहीं है। आपका ड्यूटी है बताना
कि सर ये जो आप खर्चा करने वाले हो ये आने वाले जनरेशन को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस प्लीज? Any questions? ओके नहीं, Few points to add about the water efficiency. Not water saving.